हेलो स्टूडेंट्स, बीए पार्ट सेकंड के सभी स्टूडेंट्स का आज के मेरे इस यूट्यूब वीडियो क्लास में स्वागत और अभिनंदन है। स्टूडेंट्स, आज हम ओबेसिटी कॉजेस एंड डाइट मैनेजमेंट के बारे में डिटेल में इस क्लास में पढ़ने वाले हैं। ओबेसिटी यानी मोटापा, इसको ओवरवेट भी कहते हैं। ये क्या होता है, क्यों होता है और इसका क्या प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ता है, इसमें किस तरह से न्यूट्रिशनल मैनेजमेंट हमें करना होगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसी को आप डिटेल में आज मेरे साथ पढ़ेंगे। मोटापा पोषण के कारण होता है और ये प्रत्यक्ष रूप से कोई बीमारी नहीं है, लेकिन अनेक गंभीर बीमारियों का प्रमुख कारण होता है, जैसे डायबिटीज़, हार्ट डिजीज़, एथेरोस्क्लेरोसिस, किडनी डिजीज़। इसके अलावा रूटीन एक्टिविटीज़ को भी व्यक्ति यदि ठीक प्रकार से मोटापे के कारण से नहीं कर पाता है, सांस लेने में भी दिक्कत होती है। ये सारे के सारे कॉजेज़ जो होते हैं मोटापे के कारण ही होते सॉरी। मोटापा यानी शरीर की वह स्थिति जिसमें शरीर में वसा की अधिक मात्रा बढ़ जाती है और शरीर का वजन बढ़ जाता है। सामान्य वजन से जब शरीर का वजन 20% अधिक होता है तो हम उसे ओवर वेट की स्थिति में कहते हैं, और यदि 20 to 80% यदि वेट बढ़ता है तो वो मोटापा कहलाता है। मोटापा टोटलिटी में बहुत ही हार्मफुल है। अभी आपको लग रहा होगा कि किस व्यक्ति को मोटा कहेंगे। आपने बहुत सारी पिक्चर्स देखी होंगी और अभी मैं भी आपको एक स्लाइड दिखाती हूँ। पहले हम डेफिनेशन करें। ओबेसिटी इज़ डिफाइंड एज एक्सेसिव एक्युमुलेशन ऑफ फैटी टिश्यूज दैट कैन हिंडर द इफेक्टिव फंक्शनिंग ऑफ द ह्यूमन बॉडी। मैंने अभी आपको बताया कि मोटापा या ओबेसिटी वो है जिसमें बॉडी में फैटी टिश्यूज़ का, वसीय ऊतक का बहुत ज़्यादा एक्युमुलेशन जमा हो जाता है और हमारे शरीर की जो फंक्शनिंग है, कार्य प्रणाली है, उसको रोकती है, उसको प्रभावित करता है मोटापा। जैसे व्हाट इज़ ओबेसिटी? एन abnormal accumulation of body fat, usually 20% or more over an individual ideal body weight। यानी बॉडी वेट, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि 20% जो होता है वो ओवर वेट की स्थिति में आता है, लेकिन यदि 20 to 80% वेट गेन होता है तो वो ओबेसिटी की स्थिति में आता है। और आप इसमें देख रहे होंगे ये ओबीज पर्सन आपको दिखाई दे रहे हैं। इनकी बॉडी में किस तरह से फैटी टिश्यूज़ का जमाव है, ये बिल्कुल हमारी पिक्चर से क्लियर है। अब हम इसको कैसे मेजर कर सकते हैं? एक है BMI यानी बेसल मेटाबॉलिक जो है बॉडी मास इंडेक्स से हम इसको मेजर कर सकते हैं। बॉडी मास इंडेक्स एक बहुत ही मेजर वे है, यानी कितनी आपकी बॉडी वेट है और उसको हाइट से यदि हम डिवाइड करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि बॉडी मास इंडेक्स कितना है। वेस्ट सरकमफ्रेंस यानी उसकी कमर का, वेट टू हाइट रेशो, वेस्ट टू हाइट का यानी कमर से लेके टोटल उसकी जो कमर का माप है और उसकी हाइट का रेशो कितना है, वेट टू हाइट रेशो। और थर्ड वन जो नेक्स्ट वन जो है यानी उसका वजन और हाइट का रेशो क्या है, क्या अनुपात है। इससे भी हम जो है सारा का सारा मोटापे को माप सकते हैं। और ये एक बहुत ही BMI जो होता है, बॉडी मास इंडेक्स जो होता है, वो एक सबसे मेजर तरीका होता है कि किसी भी व्यक्ति की उसको मापने का, ओबेसिटी को मापने का। नेक्स्ट हमारा है यानी बॉडी, जैसे इसमें तीन अलग अलग तरह का होता है। जैसे फर्स्ट होता है यदि 20% अधिक है तो उसको हम नॉर्मल ओबीज कहते हैं। यदि 30% होता है या 30% से अबव होता है तो वो क्या कहला रहे हैं, ओबीज पर्सन कहला रहे हैं। ठीक है।
दूसरा टोटल बॉडी में फैट का पोर्शन कितना प्रेजेंट है। दूसरा स्किन फोल्ड्स को हम नाप कर भी, बॉडी के जो स्किन फोल्ड्स होते हैं, जैसे मेरी लास्ट उसमें पिक में आपने ये देखा होगा, इसकी बॉडी के जो स्किन फोल्ड्स हैं उनको आप देख के भी आप कह सकते हैं कि ये व्यक्ति क्या है, ओबीज है। नेक्स्ट है, इनसे क्या क्या हार्मोन्स आती है। एक तो जैसे आप देख रहे होंगे, आप लुक वाइज यदि कोई फैटी व्यक्ति है तो वो लुक वाइज बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। सबसे फर्स्ट हेड उसमें देखिए, यानी स्ट्रोक्स की संभावना बढ़ जाती है। ब्रेथ हार्ड, यानी सांस लेने में उसको दिक्कत होगी। फैटी लीवर हो जाता है। गॉल ब्लैडर स्टोन की जो है वो संभावना बढ़ जाती है। हैम्पर्ड सेक्सुअलिटी, यानी सेक्सुअलिटी पे भी इसका इफ़ेक्ट आता है। हार्ट डिजीज़, डायबिटीज़, आर्थराइटिस होने की संभावना जो है बढ़ जाती है। या ज़्यादातर जो फैटी लोग होते हैं उनमें इस तरह ये सारी चीज़ें जो हैं वो पाई जाती हैं। फिर जैसे सेम जो है इन उसी उसको है, कैंसर भी हो जाता है, हार्ट डिजीज़, गॉल ब्लैडर, अर्थराइटिस, क्वालिटी ऑफ लाइफ उसकी इन्फ्लुएंस होती है। नींद में भी इनफर्टिलिटी, गॉट, हाई बीपी, डायबिटीज़, यानी सेम वही चीज़ें हैं। अब कॉजेज़ ऑफ ओबेसिटी, क्या क्या इसके कॉजेज़ होते हैं। तो ओबेसिटी इज़ मोस्ट कॉमनली ड्यू टू ओवर ईटिंग देन रिक्वायर्ड कैलोरी, यानी मेन जो कॉजेज़ हैं इसके कि ओबेसिटी का, वो कि ओवर ईटिंग के कारण होता है। जितनी हमें कैलोरीज की डिमांड होती है, रिक्वायरमेंट होती है, उसे यदि हम अधिक मात्रा में कैलोरी इंटेक करते हैं तो ओबेसिटी की संभावना। इसमें जेनेटिक इन्फ्लुएंस, यानी यदि पेरेंट्स या जेनेटिक यानी अनुवांशिक कारण जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। यदि किसी की फैमिली हिस्ट्री ओबीस है तो नो डाउट कि उसके नेक्स्ट ऑफस्प्रिंग या नेक्स्ट जनरेशन भी ओबीस होगी। नेक्स्ट है फिजियोलॉजिकल, ओवर ईटिंग देन रिक्वायर्ड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। जैसे यदि हम जैसे प्रेगनेंसी में हम ओवर ईट करते हैं, इस समय एंडोक्राइन प्ले रोल। और ओबेसिटी पोस्ट मेनोपॉजल इन वुमेन, प्रोलॉन्ग यूज़ ऑफ ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, यानी क्या क्या कॉजेज़ हो रहे हैं यदि ड्यू प्रेगनेंसी में हम ओवर ईट में कोई भी इंसान कर रहा है। एंडोक्राइन ग्लैंड जो होती हैं उनके कारण से हो सकता है। इसके अलावा पोस्ट मेनोपॉजल, यानी जब मेंस्ट्रुअल साइकिल ऑफ हो जाता है, पोस्ट मेनोपॉजल कॉजेज़ में भी ओबेसिटी बढ़ने की संभावना रहती है। और एक लंबे समय तक ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जो होती हैं, गर्भनिरोधक यदि गोलियां लेते हैं तो भी ये संभावना बढ़ जाती है। नेक्स्ट है मेटाबॉलिक डीएम, हाइपरलिपिडेमिया की स्थिति में भी ये हो जाता है। हाइपोथैलेमिक इंजरीज के कारण, जैसे घाव होना, और यानी हमारे ब्रेन में जो इस तरह के वो रहते हैं कि हमें लगता है कि हमें अभी और खाना है, या हमारी बॉडी पे या हमारे हंगर जो सेंसेस है उस पर यदि ह्यूमन बीइंग का कंट्रोल नहीं होता तो भी इस तरह की स्थिति पैदा होती है। एंडोक्राइन अंतःस्रावी ग्रंथियों के इम्बैलेंस के कारण हाइपोथायराइडिज्म और हाइपोपैराथायराइडिज्म की स्थिति में भी जो है ओबेसिटी हो जाती है। एज moderate accumulation of adipose tissues may occur at any age but more common in middle age, यानी मॉडरेट जो फैटी टिश्यूज़ का या एडिपोज टिश्यूज़ का एक्यूमुलेशन हमारी बॉडी में मिडिल एज में होता है तो उसके कारण से भी हो जाता है। सेक्स भी एक मेजर जो फैक्टर होता है। एडल्ट वुमेन्स आर मोर प्रोन टू ओबेसिटी एज कम्पेयर टू मेन, यानी मैन के कंपैरेटिवली वुमेन्स में ओबेसिटी होने की संभावना बढ़ जाती है। 50% बॉडी वेट इज ट्वाइस दैट ऑफ यंग मैन। वुमेन इन मेनोपॉज बिकॉज ओबीज एंड मोर फ्रिक्वेंट टू बिकम ओबीज इन प्रेगनेंसी एंड प्रोलॉन्ग यूज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, जो कि मैंने जस्ट अभी आपको एक्सप्लेन किया है। कुछ मेटाबॉलिक चेंजेस जो है ओबेसिटी में हो जाते हैं, जैसे चेंजेस इन फैट मेटाबॉलिज्म, इंसुलिन रेजिस्टेंट in adipose tissue cause hormone sensitive lipase which cause FFA, tags, कोलेस्ट्रॉल एंड प्लाज्मा। सीरम टैग लेवल बढ़ जाता है, सीरम कोलेस्ट्रॉल लेवल में भी चेंजेस आ जाते हैं। मोबिलाइजेशन इन ऑफ FFA, यानी
नेक्स्ट है चेंजेस इन कार्बोहाइड्रेट. ओबेसिटी इज एसोसिएटेड विद हाइपर इंसुलिनिया, बीटा सेल of island of Langer, hence stimulating to produce insulin, more aggravate promoting lipogenesis और inhibited lipogenesis की स्थिति पैदा हो जाती है. चेंजेस इन एसिड बेस स्टेटस में चेंजेस आ जाता है. क्लिनिकल फीचर्स ऑफ जो क्या क्या दिखाई देते हैं इसमें ये हमें थोड़ा सा देखने का है. जो है मेनली ओबेसिटी में एक्सटर्नल जो है डिप्रेशन जो है, टायर्डनेस, थकान, फिर है जो है व्यक्ति को कोई भी तरह का काम करने की इच्छा नहीं होती है. इस तरह की जो चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा कॉमनली दिखाई देने लगती हैं और उसका इफ़ेक्ट जो होती है वो उसके बॉडी पर पड़ता है. मेनली जो है इसमें जो एक और जो चीज़ मैं आपको थोड़ा सा शेयर करना चाहूँगी जो है इसका सेंट्रल नर्व सिस्टम के हाइपोथैलेमस जो केंद्रीय नाड़ी संस्थान के जो हंगर सेंटर्स होते हैं और उसमें एक तृप्ति सेंटर सैटिस्फैक्टी सेंटर होता है, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा पड़ता है. यदि भूख के केंद्र में किसी भी तरह का दोष हो जाता है या तो भूख नहीं लगेगी या उस स्थिति में तो व्यक्ति कमज़ोर और निर्बल हो जाएगा. लेकिन यदि किसी भी तरह की नर्वस सेल्स डिस्ट्रॉय हो जाती हैं और उसके कारण से व्यक्ति क्या होता है बहुत अधिक भोजन ग्रहण करने लगता है. उसमें आमाशय में संकुचन की स्थिति पैदा होने लगती है. ब्लड में इंसुलिन की उपस्थिति अधिक हो जाती है और ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होना बंद हो जाता है और इसके कारण से व्यक्ति भोजन अधिक ग्रहण करता है और मोटापा बढ़ जाता है. एक और यदि कोई व्यक्ति करता है तो भी जो है मोटापे की स्थिति पैदा होती है. तो इस तरह के जो है कई जो चेंजेस उनकी बॉडी में होते हैं और उसका इफ़ेक्ट जो होता है वो पड़ता है. नेक्स्ट है एक और जो है मैंने अभी आपको बताया था मेटाबॉलिज्म ऑफ फैटी टिश्यूज़, यानी टिश्यूज़ में 80 to 90% जो होता है फैट होता है और 10 to 20% कोशिका पदार्थों में होता है. मेटाबॉलिज्म की दृष्टि से कोशिका पदार्थ बहुत ज़्यादा यूज़फुल होते हैं. इसमें को एंजाइम्स होते हैं और ये फैट के सिंथेसिस और हाइड्रोलिसिस में भी हेल्प करते हैं. तो इसलिए जो है इस तरह के मेटाबॉलिक जो चेंजेस हैं वो भी इसमें होते हैं. अब है कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या आते हैं. थोड़ा सा मैं इसको फूड को बताने से पहले फिज़िकल डिसेबिलिटी आ जाती है ना, यानी सामान्य से अधिक होता है. उनकी बॉडी का स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है और उनकी जो पैल्विक ग्रिडल्स होती हैं उनमें प्रॉब्लम हो जाए, फ्लैट फिट हो जाते हैं और लंबर वर्टिब्रा में भी कई तरह की प्रॉब्लम्स आ जाती है. मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होते हैं, कार्डियोवास्कुलर डिसीज हो जाते हैं, वास्कुलर वेन्स होने लग जाती हैं, लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी हो जाती है, टॉक्समिया इन प्रेगनेंसी, रिड्यूस फिजिकल एक्टिविटी, लीवर डिजीज़ और डिफ़िकल्टी इन रेस्पिरेशन, फैट का डिपोजिशन यदि इसमें हो जाता है तो इस तरह की जो चीज़ें हैं वो बहुत ज़्यादा उनमें दिखाई देती हैं. अब हम क्या क्या ट्रीटमेंट कर सकते हैं इसमें है. सबसे पहला फूड फॉर ओबीज पर्सन. हमें किस तरह का फूड जो है ओबीज व्यक्तियों के लिए प्लान करना होगा, जिससे कि क्योंकि हम बार बार में कह रहे हैं कि ये जो है डाइटरी मैनेजमेंट से रिलेटेड फूड ग्रुप फ्रूट एंड वेजिटेबल्स, क्योंकि ज़्यादा हमें क्या देना है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स क्यों देने हैं, इसका बेनिफिट क्या है. इसमें लो एनर्जी और लो फैट होता है. नट्स एंड आलमंड्स लो एनर्जी और हाई प्रोटीन होता है जो कि उनकी हंगर जो सेंसिटिविटी है उसको कम करेगा. होल मील एंड लेग्यूम्स और अधिक मात्रा में जो भी होल मील जो भी है पूर्ण जो अनाज होते हैं, साबुत अनाज, साबुत जो हैं दालें, उनको आहार में अधिक मात्रा में देनी है क्योंकि इससे डायबिटीज़ की संभावना कम हो जाती है. डेयरी प्रोडक्ट्स जो है लो फैट जो है मिल्क एंड जो भी कर्ड है या जिसमें फ़ैट की क्वांटिटी
कम होती है वो देना है, और इसमें एनर्जी जो होती है वो कम होती है। कॉफ़ी जो है देनी चाहिए, क्योंकि ये जो है डायबिटीज़ के चांसेस को कम कर देते हैं। हर्ब्स देने चाहिए, इसमें फाइटोकेमिकल्स और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। फिश और सी फूड्स भी लो एनर्जी और हाई प्रोटीन इसके अंदर होता है, इसलिए इस तरह से उनको देना चाहिए। इसके अलावा हम कुछ और चीज़ें, जैसे किस तरह का हमें आहार मैनेजमेंट करना है, तो फर्स्ट है कैलोरीज। मोटे व्यक्तियों को कम कैलोरी वाला आहार आवश्यक होता है, और उतनी ही देनी चाहिए जिससे उनका पेट भर सके, और उनको लेकिन बैलेंस डाइट देना चाहिए। लेकिन जो भी हम डाइट देंगे वो उनकी फ़िज़िकल एक्टिविटी के अकॉर्डिंगली देनी चाहिए। और वेट जो है वो एकदम से किसी भी व्यक्ति का कम नहीं होता है, उसको धीरे धीरे जो है कैलोरी को कम करते हुए, और ओबेस पर्सन की जो कैलोरी होती है 800 से 1000 किलो कैलोरी तक ही सीमित रखना चाहिए, उससे ज़्यादा किलो कैलोरी उसको नहीं देना चाहिए। प्रोटीन जो हमारे नॉर्मल बॉडी वेट यानी पर केजी बॉडी वेट 1 ग्राम जो है प्रोटीन की आवश्यकता होती है, और प्रोटीन हमें उसको नॉर्मल बॉडी वेट के अनुसार ही, बहुत ज़्यादा नहीं देना चाहिए। नॉर्मल उसकी एज और उसकी हाइट के अकॉर्डिंग कितना बॉडी वेट होगा उसके अकॉर्डिंगली हमें प्रोटीन की डिमांड को फुलफ़िल करना चाहिए। कार्बोस या कार्बोहाइड्रेट यानी उच्च कैलोरी वाले फ्राइड फूड नहीं देने चाहिए। एक दिन में 100 ग्राम कार्बोज जो होता है वो सफिशेंट होता है, और कार्बोज शुगर से नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इसके अलावा कार्बोज जो है पॉलीसैकेराइड फॉर्म में और स्टार्च फॉर्म में उन्हें फाइबर फॉर्म में, स्टार्च नहीं फाइबर फॉर्म में उन्हें देना चाहिए। फैट जो होता है ऊर्जा का एक कंसंट्रेटेड सोर्स होता है, इसलिए बहुत ज़्यादा इसको नहीं देना चाहिए। और सैचुरेटेड फैट जो है उनका भी कम से कम प्रयोग करना चाहिए। मिनरल्स जो होते हैं वो कैल्शियम, आयरन, आयोडीन, इसके जो है प्रोटीन जो है इनके एक बहुत बेस्ट सोर्सेज होते हैं। तो ग्रीन लीफी वेजिटेबल एंड फ्रूट्स खाने में अधिक मात्रा में देने चाहिए, और विटामिन सी पर्याप्त मात्रा में देना चाहिए, क्योंकि ये जो होता है फैट की मात्रा को कम करता है। और दूसरे विटामिन ए, डी, ई, के वो भी पर्याप्त मात्रा में देने चाहिए। इसके लिए हमें उनको ग्रीन लीफी वेजिटेबल, सैलेड और रॉ वेजेस ये ज़्यादा मात्रा में लेनी चाहिए। रफेज युक्त खाना देना चाहिए, जिससे कि जितना ज़्यादा हम रफेज देंगे उससे उसका पेट जो है वो भरेगा, उसको तृप्ति और संतुष्टि मिलेगी। वाटर इनटेक बढ़ा देना चाहिए, यानी पानी जो है अधिक मात्रा में उसको देना चाहिए। इसके अलावा जो है मीठे जो भोज्य पदार्थ वो बिल्कुल भी उनके भोजन में जो है बिल्कुल प्रोहिबिटेड होने चाहिए। जैसे इसके अलावा जैसे लस्सी, छाछ या फ्रूट जूस, इनको भी कम मात्रा में देना चाहिए। आइसक्रीम, पेस्ट्रीज, गुड़, शक्कर, ये सारे के सारे कम करना चाहिए। मेनली हमें हाई फाइबर डाइट पे उसको फोकस करना चाहिए, और इससे जो है काफ़ी कुछ हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा भी कुछ और हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं। फर्स्ट है भोजन पर नियंत्रण करके उसको जैसे मोटापे को कम कर सकते हैं। जो मैंने अभी बताया 800 से 1000 किलो कैलोरी ही देनी चाहिए, उससे अधिक कैलोरी नहीं देनी चाहिए। लेकिन इससे भी यदि कम कर दी जाती है तो शरीर में कीटोसिस की स्थिति हो जाती है, और कार्बोज जो होता है वो कीटोन बॉडीज़ में कमी लेकर आता है। तो पर्याप्त मात्रा में वसा, प्रोटीन, ऊर्जा के लिए यूरिया को कंट्रोल करने के लिए आवश्यक होता है। मेडिसिन्स देनी चाहिए। कुछ मेडिसिन्स जो होती हैं वो वेट कंट्रोल करने में बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, तो उस तरह की मेडिसिन्स हम दे सकते हैं। भूख को कम करने वाली मेडिसिन्स जैसे प्रूलिडिन, टेनवेट, इस तरह की जो दवाइयाँ हैं वो देनी चाहिए। थायराइड ग्लैंड जो है उसको कंट्रोल करने, फिर कुछ डायूरेटिक्स और मेडिसिन्स वो भी देनी चाहिए। फार्मूला बेस्ड डाइट देनी चाहिए। वॉक और एक्सरसाइज पे बहुत ज़्यादा फोकस रखना चाहिए, यानी सबसे इम्पॉर्टेंट होता है यदि फिज़िकल एक्टिविटी उनकी हिंडर है या वो बिल्कुल नहीं कर रहे हैं, तो जैसे
3 आवर्स उनको वॉक करना, फिज़िकल वर्कआउट करना, इस पे उनका फोकस रहना चाहिए। हाई फाइबर डाइट देना चाहिए। इसके अलावा सॉल्ट जो है वो बिल्कुल कम कर देना चाहिए, क्योंकि ये जो है बॉडी में वाटर रिटेंशन को बढ़ाता है, और जब वाटर रिटेंशन बढ़ेगा तो वेट भी बढ़ेगा। तो इस तरह से हम बहुत सारे अच्छे जो है प्रॉपर डाइटरी मैनेजमेंट करके, इसके अलावा एक्सरसाइज के साथ में और खुद को सेल्फ को कंट्रोल करके हमारी फिज़िकल एक्टिविटी को बढ़ाकर और ब्रिस्क वॉक के साथ में हम ओबेसिटी को कंट्रोल कर सकते हैं। और ओबेसिटी कंट्रोल करना किसी भी ह्यूमन बीइंग के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि ये हमारे ब्यूटी को तो कम रिड्यूस करता ही है, बल्कि ये बहुत सारी अन्य बीमारियों को भी हमारी बॉडी में बढ़ा देता है, और वो हमारी जो लाइफस्टाइल जो है या हम जैसा जीवन जीना चाहते हैं उसको कंट्रोल करता है। तो हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए, क्योंकि ये पूरी की पूरी लाइफस्टाइल बेस्ड डिजीज़ है, तो हेल्दी लाइफस्टाइल को बढ़ाने के लिए, अच्छा करने के लिए हमें हमारी जो है रूटीन हैबिट्स को चेंज करके आप जो है ओबेसिटी को कंट्रोल कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, ये सेम टू सेम टॉपिक आपके प्रैक्टिकल में भी है, तो इसके लिए आप सभी लोग ओबेसिटी से रिलेटेड एक डाइट प्लान बनाएं। एक एडोलसेंट या एडल्ट व्यक्ति ओबीज है और उसके लिए वो सेडेंटरी वर्कर है, उसके लिए हमें आपको एक डाइट प्लान भी बनाना है, क्योंकि ये और उस डाइट प्लान के अकॉर्डिंगली आपको अपनी रेसिपीज़ भी प्लान करनी है। तो आप उसको प्लान करिए। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ में फिर मिलेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।